स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। आज 7 मुख्यमंत्री एक साथ एक मंच पर आए। मंच भी सियासी था, लेकिन एक को छोड़कर किसी भी मुख्यमंत्री को बोलने का मौका नहीं दिया गया। बड़े बड़े दिग्गज नेता भी बुलाए गए, लेकिन उनके हाथ में भी माइक नहीं दी गई। बेंगलुरु में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के शपथ ग्रहण को राहुल गांधी ने अपनी शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया। दोस्ती और दुश्मनी की नई लकीर खींच दी गई। जो राहुल के बुलावे पर आ गए वो दोस्त कहलाएंगे, जो इन्विटेशन पर भी नहीं आए वो वॉच लिस्ट में रहेंगे, और जिनको बुलाया ही नहीं गया उनके दोस्ती के चांस ही जीरो हैं। 24 के चुनाव की रिवर्स काउंटिंग शुरू हो चुकी है। लोकसभा की 543 सीटों पर विपक्ष का 1 to 1 का फॉर्मूला क्या है? क्या इस फॉर्मूले में मोदी को हरा देने का मादा है, सूत्र है? एक रिपोर्ट देखते हैं। तेईस में विपक्ष का सबसे बड़ा जुटान, 24 में होगा बड़ा घमासान। सिद्धरामैया ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के शपथ ग्रहण में नरेंद्र मोदी के लगभग सारे सियासी दुश्मन इकट्ठा हुए, तो बात 23 की नहीं हुई। बेंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम में बात हुई 24 की। बात हुई मोदी को हराने की, बात हुई मोदी को हटाने की। खारगे जी, शरद पवार जी, नीतीश कुमार जी, स्टालिन जी, अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, हेमंत सोरेन जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, सीताराम येचुरी जी, तेजस्वी यादव जी, फरूक अब्दुल्ला जी, डी राजा जी, जयंत चौधरी जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, कमल हसन जी, प्रियंका गांधी जी, चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया जी, डीके शिव कुमार जी। नफरत को मिटाया, मोहब्बत जीती। नफरत के बाजार में कर्नाटक ने लाखों मोहब्बत की दुकानें खोली हैं। विपक्षी नेताओं के तारामंडल के बीच सबसे पहले राहुल गांधी ने माइक संभाला। बेंगलुरु के पॉलिटिकल कोड को डिकोड करें तो यह क्लियर है कि राहुल कांग्रेस के अंदर बाय डिफॉल्ट लीडर है। कांग्रेस की फाइनल अथॉरिटी अभी राहुल ही है, लेकिन अपोजिशन कैंप में उनको लेकर अभी एक राय नहीं है। उद्धव ठाकरे की प्रायोरिटी में कांग्रेस अभी टॉप पर नहीं है। ममता बनर्जी और अखिलेश के लिए भी कमोबेश यही स्थिति है। मोदी विरोध के लिए एक होने वाले नेताओं में भी 3 कैटेगरी है। राहुल गांधी के लिए ग्रीन सिग्नल दिखाने वाले नेताओं में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, स्टालिन, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और सीताराम येचुरी है। राहुल गांधी के लिए ऑरेंज सिग्नल दिखाने वाले नेताओं में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे जैसे हैवीवेट नेता हैं। कांग्रेस ने इनको इनवाइट किया, मगर ये बेंगलुरु नहीं पहुंचे। केसीआर, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, जगनमोहन रेड्डी, नवीन पटनायक और पिनराई विजयन जैसे नेता राहुल गांधी के लिए एकदम रेड सिग्नल दिखा रहे हैं। वहाँ नवीन पटनायक जी नहीं है, वहाँ बीआरएस या टीआरएस के लोग नहीं हैं, वहाँ पर ममता जी खुद नहीं जा रही हैं। तो विपक्षी एकता क्या है क्या नहीं है? हाँ, शपथ ग्रहण में जाने का सबको अधिकार है, लेकिन विपक्षी एकता का ये सूत्र बनने वाला है ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी 24 में भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी में कोई वैकेंसी नहीं है। मगर कुछ ऐसा भी है जो विपक्ष को ग्लू की तरह जोड़ रहा है। माने या न माने, 2000 रुपए का नोट ऐसा ही ग्लू है। नोटबंदी पर राहुल गांधी की लाइन रत्ती भर नहीं बदली। खरगे ने इसे तानाशाही फैसला कहा, जयराम रमेश ने इसे तुगलक से कनेक्ट किया। तेजस्वी यादव के सांसद को भी नोटबंदी 2.0 के बाद तुगलक याद आया। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम कहते हैं कि 2000 का नोट कभी क्लीन करेंसी था ही नहीं। ममता बनर्जी नोटबंदी 2.0 को धोखा बता रही हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 2000 का नोट बंद करने से करप्शन खत्म नहीं होगा। अखिलेश यादव मोदी पर व्यंग करके इसे मनमानी वाला फैसला कह रहे हैं। अशोक गहलोत को लगता है कि 2000 रुपए का नोट शुरू करना गलत ही था, क्योंकि इसने पहले दिन से करप्शन को बढ़ाया। शरद पवार की पार्टी ने नोटबंदी 2.0 को लोगों को परेशान करने वाला फैसला बताया। 2016 में इसको शुरू किया गया, तब कहा गया था इसमें नैनो चिप्स लगे हुए हैं, मतलब इसको
जमीन के अंदर भी कितने फीट, 150 फीट तक के आप डाल दोगे तो पर भी वो चिप्स निकाल, सैटेलाइट से पता चल जाएगा कि वो काला धन कहाँ है। और काला धन खत्म करने के लिए इसे लाया गया था। काला धन तो खत्म नहीं हुआ, नोट का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। अजित पवार और चंद्रबाबू नायडू जैसे कुछ नेता 2000 रुपए की नोट वापसी पर आरबीआई के फैसले को सही ठहरा रहे हैं, मगर ये काफी नहीं है। मैं तो बार बार कह रहा था कि सरकार को पढ़ा लिखा होना चाहिए। कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 रुपए का नोट लेके आए, कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 रुपए का नोट हटा दिया। तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि सरकार कर क्या, पूरा देश को लाइनों में लगाए रखते हैं, पूरा दिन लाइनों में लगाए रखते हैं, हर 3-4 साल में लाइनों में लगा देते हैं। ये अच्छी चीज नहीं है, ये अनप्रोडक्टिव काम है। जनता को अपने परिवार पालने के लिए और अपना काम करने के लिए उसमें लगना चाहिए, ना कि बैंकों के अंदर जनता लाइनों में लगी है नोट बदलवाने के लिए। तानाशाह, तुगलक, बचकाना, मनमानी, नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे शब्द विपक्ष के नेता लिख रहे हैं। दिल्ली के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार छीना तो केजरीवाल भी एक ग्लू बनाकर तैयार बैठे हैं। आने वाले दिनों में वो केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष के तमाम नेताओं से बातचीत शुरू करने वाले हैं। दिल्ली के लोगों के बीच में जाऊंगा मैं अब, और बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर महारैली की जाएगी। और मुझे जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं जनता के, मेरे को लगता है कि इस बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता एक भी 7 में से एक भी सीट नहीं देने वाली। जनता बहुत नाराज है इनके हथकंडों से, इनकी तानाशाही से और इनकी गुंडागर्दी से। मैं आज इस मंच के जरिए सभी ऑपोजिशन पार्टीज को अपील करना चाहता हूं कि राज्यसभा के अंदर जब ये बिल आएगा, ऑर्डिनेंस जब बिल के रूप में पेश किया जाएगा, इसे किसी भी हालत के अंदर राज्यसभा में पारित नहीं करवाना। मैं खुद एक एक पार्टी के नेताओं से जाके मिलूंगा, उनसे समर्थन मांगूंगा कि इस बिल को अपोज करना है, ये जनतंत्र के खिलाफ है। किसी भी हालत में हमें इस बिल को पास नहीं होने देना राज्यसभा के अंदर। पिछले 9 साल में मोदी के दुश्मन एक ही सपना देखते हैं, मोदी को हराओ, मोदी को हटाओ, मोदी को कुर्सी से उतारो। कोलकाता में जो सपना ममता बनर्जी देखती हैं, वही ख्वाब पटना में नीतीश कुमार देखते हैं। मुंबई में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के जहन में भी वही ख्याल आता है। ये अकेले अकेले मोदी से नहीं लड़ पाते, ये अकेले अकेले मोदी से नहीं जीत पाते। इसलिए कभी यूनाइटेड अपोजिशन की बात करते हैं, कभी संपूर्ण विपक्ष का नामकरण करते हैं, तो कभी फेडरल अलायंस का शिगुफा छोड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि तमाम पार्टियों पर जनता का दबाव पड़ेगा और जो माहौल बदलता जा रहा है पब्लिक का, और जिस प्रकार से बीजेपी का जो अप्रोच है राज करने का, शासन करने का, उसके कारण से धीरे धीरे सब पार्टियां नजदीक आ जाएगी। थोड़ी बहुत गलतफहमी होगी, वो दूर हो जाएगी। दुखी सब है। और तो और आप बताइए ना, चंदा एक पार्टी पास जा रहा है बीजेपी के पास में, इलेक्ट्रल बॉन्ड है उनके पास जा रहे हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर केयर फंड बना दिया नया, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप सोच सकते हैं ये हो क्या रहा भाई, कब तक होता रहेगा। कांग्रेस की कर्नाटक विजय के बाद मोदी के शत्रु फिर से जोर लगा रहे हैं। 9 साल में पहली बार उनको अपना सपना साकार होने के करीब दिख रहा है। मिलजुल कर इकट्ठा होकर संपूर्ण विपक्ष बनाकर मोदी से लड़ें, ये इच्छा तो सब जताते हैं। पहली बार ग्राउंड पर एक तस्वीर भी आई। सेंटर स्टेज पर राहुल गांधी, बगल में प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, शरद पवार, स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और सीताराम येचुरी। यहाँ आने का बुलावा ममता को भी था, उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा। उद्धव ठाकरे भी खुद नहीं आए और अखिलेश यादव ने भी रिप्रेजेंटेटिव से काम चलाया। केजरीवाल, केसीआर, जगन मोहन, नवीन पटनायक बुलाए नहीं गए, इसलिए वो नहीं आए। कर्नाटक ने कर दिखाया और हमें 100% श्योरिटी है कि 2024 में विपक्ष भी भाजपा को गद्दी से उतारने का जो काम है, वो सिर्फ विपक्ष के लिए सत्ता पाने का नहीं है, इस देश की जरूरत है, वो हम करके दिखाएंगे। ये जितने लोग हैं कोलिशन पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझते हैं, जितना नाम आपने लिया, तो इसलिए उसका रिजल्ट भी जानते हैं कि अगर हम लोग एक होके एक साथ कैंपेन देश भर में शुरू कर दें तो मल्टीपल उसका इम्पैक्ट होगा।
प्रसन्नता जाहिर की है। सभी ने सभी को एक दूसरे को बधाई दे रहे थे बहुत अच्छी तरह जोश के साथ। यूनिटी आगे भी दिखेगी 2024 मेरा बिल्कुल उम्मीद है कि आगे को अच्छी और बढ़ती रहेगी आपस में। लेकिन ममता दीदी नहीं आई। चलो उसका जिक्र बाद में करेंगे। क्या बेंगलुरु में कोई पक्का फार्मूला बन गया? क्या नरेंद्र मोदी को हराने का सूत्र मिल गया? विपक्ष के इस शक्ति प्रदर्शन के पीछे वास्तव में कितनी ताकत है? आगे बढ़ने से पहले 5 साल पहले की एक तस्वीर देखना जरूरी है। यही कर्नाटक था, यही बेंगलुरु था। 23 मई 2018 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर HD कुमारस्वामी ने शपथ ली थी। तब भी बेंगलुरु में विपक्ष के नेताओं की गैलेक्सी जमा हुई थी। मई 2018 की इस तस्वीर को 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता की तस्वीर के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन विपक्ष एक नहीं हो पाया। अब यहां से 2 संभावनाएं बनती हैं। पहली ये कि विपक्ष एक हो जाए और दूसरी संभावना ये कि विपक्ष की एकता न बने। अगर पहली संभावना सही हुई तो क्या होगा? अगर सारे मोदी विरोधी मिलकर लड़े तो क्या होगा? सबसे पहले विपक्ष का फॉर्मूला बताते हैं। 24 के लिए यूनाइटेड अपोजिशन ने जो फॉर्मूला बनाया उसके 3 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 में 268 सीटें हैं, जिन पर रीजनल पार्टियां बीजेपी से 1 to 1 लड़ना चाहती हैं और कांग्रेस से सपोर्ट चाहती हैं। मोदी के दुश्मन यहां से कम 150 सीट जीतना चाहते हैं। पार्ट 2 में 192 सीट हैं, जिन पर राहुल गांधी की पार्टी का मोदी की पार्टी से 1 to 1 होगा। यहाँ रीजनल पार्टियां कांग्रेस को सपोर्ट करेंगी। कांग्रेस अपने दम पर कम से कम 122 सीट जीतना चाहती है। पार्ट 3 में 5 राज्यों की 83 सीट हैं, जिन पर अभी किसी फॉर्मल अलायंस की बात नहीं हो पाई है, मगर कोशिश वहां भी जारी है। लोकसभा की 543 सीट पर अगर वास्तव में 1 to 1 हो गया तो क्या होगा? एंटी मोदी मोर्चे का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। ग्रैंड अलायंस वाली रीजनल पार्टियों की 150 सीट और कांग्रेस की 122 सीट को मिलाकर 272 का मैजिक नंबर आता है। यह फॉर्मूला सबसे पहले शरद पवार ने दिया था, फिर नीतीश कुमार ने इसे रिपीट किया। ममता बनर्जी ने कर्नाटक चुनाव के बाद इसे दोहराया। कांग्रेस हाईकमान अब इस पर चुप है, वो अपने पत्ते नहीं खोल रहा, लेकिन विपक्ष के कुछ नेता खुलकर बयान देते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो राहुल के खाते में चौथा राज्य जुड़ गया। क्या कांग्रेस का रिवाइवल हो गया? 24 में मोदी की फोर्स से लड़ने के लिए राहुल गांधी कितने तैयार हैं, ये आगे बताते हैं। सबसे पहले उन 268 सीटों की बात करते हैं जिन पर रीजनल पार्टियां अपना दावा ठोक रही हैं। महाराष्ट्र की 48 सीट पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे ड्राइविंग सीट चाहते हैं। वो कांग्रेस से सपोर्ट चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस को ज्यादा सीट नहीं देना चाहते। शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने तो 18 सीट पर अपने कैंडिडेट खड़ा करने का ऐलान भी कर दिया है। एंटी मोदी फोर्स को महाराष्ट्र से बहुत उम्मीदें हैं। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र से मोदी की सीट घटा देंगे। शरद पवार भी एक्टिव हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी माने जाते हैं। अब ये देख लेते हैं कि महाराष्ट्र में मोदी का अपना वोट कितना है। 19 के चुनाव में मोदी की पार्टी महाराष्ट्र की 25 सीट पर लड़ी और 23 सीट पर जीती। मोदी का स्ट्राइक रेट था 92% और इन 25 सीट पर बीजेपी का वोट शेयर रहा 53%। वोट शेयर अगर 50% से अधिक हो तो किसी भी पार्टी को हराना नामुमकिन है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सीट बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। कि आप महाराष्ट्र की चिंता मत कीजिए, आप आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। महाराष्ट्र का एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा और जैसे 2014 में और 2019 में हमने 42 सीटें दी, एक आध सीट बढ़ाएंगे, कम नहीं होने देंगे। ये दावा करता हूं, ये वादा भी करता हूं। पश्चिम बंगाल की 42 सीट पर ममता बनर्जी कांग्रेस का कोई दखल नहीं चाहती। नरेंद्र मोदी से लड़ाई में वो कांग्रेस और लेफ्ट दोनों को बंगाल से दूर रखना चाहती है। 2014 में ममता की पार्टी के 34 सांसद थे, 2019 में 22 रह गए। 2014 में बंगाल में बीजेपी के 2 सांसद थे, 2019 में 18 हो गए। 24 में ममता 14 रिपीट करना चाहती हैं। 24 में बीजेपी 19 के नंबर से आगे बढ़ना चाहती है। बंगाल में एंटी मोदी वोट अगर बढ़ गए तो ममता का प्लान फेल हो जाएगा। ममता चाहती है कि कांग्रेस कुर्बानी दे, कांग्रेस और लेफ्ट दोनों उसके लिए तैयार नहीं है। बिहार की 40 सीट पर नीतीश और तेजस्वी की कंबाइंड फोर्स मोदी फोर्स से भिड़ने के लिए तैयार है। बिहार में भी वो कांग्रेस को ज्यादा सीट देने के पक्ष में नहीं है। लालू और तेजस्वी की पार्टी 2019 के चुनाव को नहीं,
बल्कि 2020 के विधानसभा चुनाव को स्टैंडर्ड मानकर चल रही है। लोकसभा सीट पर बंटवारा विधायकों की संख्या के अनुपात में होगा तो कांग्रेस का शुद्ध घाटा होगा। तमिलनाडु की 39 सीट पर डीएमके के स्टालिन ही मोदी से दो हाथ करेंगे। कांग्रेस पहले से वहां सपोर्टिंग रोल में है। यूपी की 80 सीट पर अखिलेश यादव मेन चैलेंजर बनना चाहते हैं। यूपी में कांग्रेस वैसे भी 1 सीट तक सीमित हो गई है। झारखंड की 14 सीट पर हेमंत सोरेन डायरेक्ट बीजेपी से लड़ना चाहते हैं। झारखंड में भी कांग्रेस मेन फोर्स नहीं है। जम्मू कश्मीर की 5 सीट पर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती 2 रीजनल छत्रप हैं। गुलाम नबी आजाद के बाहर जाने के बाद कांग्रेस वहां भी लिमिटेड हो गई है। कुल मिलाकर 268 सीट पर कांग्रेस ड्राइवर नहीं बल्कि कंडक्टर के रोल में है। लोकसभा की जिन 268 सीट पर कांग्रेस की लाइक माइंडेड रीजनल पार्टियां फ्री हैंड से ताल ठोकना चाहती हैं, वहां का नंबर गेम देख लीजिए। 19 के चुनाव में इन 268 सीट में से 177 सीट एनडीए ने जीती थी। कांग्रेस, यूपीए और अन्य रीजनल पार्टियों ने 91 सीट जीती थी। 1 to 1 के पीछे मोदी के दुश्मनों का इक्वेशन यह है कि 19 में मोदी को 37% वोट मिले थे और विपक्षी पार्टियों को 63% वोट मिले थे। सारे दल अगर एक साथ हो जाएं तो 63% वोट से 37% वोट को हरा देंगे। कागज पर यह इक्वेशन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन राजनीति में 2+2 कभी 4 नहीं होता और ना ही 1 और 1 कभी 11 होते हैं। कांग्रेस देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण ग्रैंड अलायंस का न्यूक्लियस होने का दावा करती है। बात भी सही है, नंबर तो कांग्रेस के ही पास हैं। लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर कांग्रेस के 84 सांसद हैं। विपक्षी पार्टियों में ऑल इंडिया प्रेजेंस भी अकेले कांग्रेस की ही है। 4 राज्यों में सरकार भी कांग्रेस की है, तो रीजनल पार्टियों से दबकर क्यों रहें? मगर अभी जो फॉर्मूला बना है, जिस पर कांग्रेस के कुछ नेता इन प्रिंसिपल राजी भी हैं, उसमें कांग्रेस का सबसे ज्यादा फोकस उन राज्यों पर है जहां वो बीजेपी के साथ डायरेक्ट फाइट में है, जहां कोई बड़ी रीजनल पार्टी नहीं है। लोकसभा की ऐसी 192 सीटें हैं जहां कांग्रेस ही बीजेपी से भिड़ेगी। इस मंच पर जितनी भी पार्टियों के नेता जमा हैं, वो सब कांग्रेस से पीछे रहेंगे। इनमें कर्नाटक की 28 सीट है जहां कांग्रेस ने अभी अभी बहुमत वाली सरकार बनाई है। इनमें केरल की 20 सीट भी हैं जहां 2019 के चुनाव में राहुल गांधी का स्कोर सबसे अच्छा था। छत्तीसगढ़ की 11 सीट पर कांग्रेस का ही दावा, क्योंकि वहां उसकी सरकार है। मध्य प्रदेश में 29 सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई। राजस्थान की 25 सीट में भी कोई तीसरी पार्टी नहीं है। गुजरात की 26 सीट पर आम आदमी पार्टी का दावा जरूर है, लेकिन बीजेपी से मुकाबले में कांग्रेस ही है। हरियाणा की 10 सीट पर, उत्तराखंड की 5, हिमाचल की 4, असम की 14 सीट पर, पूर्वोत्तर के 6 अन्य राज्यों की 11 सीट पर, गोवा की 2 सीट पर और यूनियन टेरिटरी की 7 अन्य सीटों पर कांग्रेस के साथ बीजेपी की लड़ाई होगी। जीत का सिर्फ एक कारण है और ये कारण है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ खड़ी हुई। हमारे पास सच्चाई थी और गरीब लोग थे। बीजेपी के पास धन, दौलत, पावर, पुलिस, सारा कुछ था और उनकी सारी की सारी ताकत को कर्नाटक की जनता ने हरा दिया। कांग्रेस जिन 192 सीट पर बीजेपी से 1 to 1 लड़ने वाली है, क्या आपको मालूम है कि 2019 में वहां कांग्रेस और यूपीए का स्ट्राइक रेट क्या था? 2019 के चुनाव में इन 192 सीट में से यूपीए सिर्फ 26 सीट जीत पाई थी। इनमें केरल की 15 सीट शामिल हैं, यानी बाकी राज्यों में कांग्रेस और यूपीए पार्टनर्स सिर्फ 11 सीट ही जीत पाई थी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा की 101 सीट पर राहुल गांधी का पिछला स्ट्राइक रेट सिर्फ 2% का है, जबकि नरेंद्र मोदी का स्ट्राइक रेट है 98% का। 24 में इन सीट पर 1 to 1 होगा तो मोदी ही जीतेंगे, इसमें किसी को कोई शक ही नहीं है, क्योंकि जहां भी बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर हुई, वहां मोदी की पार्टी 51% से ज्यादा वोट शेयर हासिल करती है। 14 में यही हुआ था, 19 में भी यही हुआ था। कर्नाटक की जीत में कांग्रेस का जोश जरूर हाई हुआ है।
लेकिन कर्नाटक का जोश गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक बना रहेगा, इसका यकीन खुद कांग्रेस को भी नहीं है। 19 में राहुल की राफेल मिसाइल फेल हुई थी, 24 से पहले उनकी अडानी मिसाइल औंधे मुंह गिर चुकी है। बेंगलुरु के जिस मंच पर मोदी के सारे दुश्मन बुलाए गए, वहां आने के लिए अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को न्योता ही नहीं गया। मतलब कांग्रेस दिल्ली की 7 सीट और पंजाब की 13 सीट पर भी लड़ेगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक नहीं बुलाए गए, इसका मतलब यह है कि ओडिशा की 21 सीट पर भी मल्टीपोलर फाइट हुई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को भी न्योता नहीं मिला। मतलब कांग्रेस की नजर इन दोनों राज्यों की लोकसभा सीट पर भी है। आंध्र प्रदेश की 25 सीट, तेलंगाना की 17, ओडिशा की 21, दिल्ली की 7, पंजाब की 13 सीट को मिला दें तो ये कुल 83 सीट होती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आंध्र प्रदेश में 2 दिन रही थी। तेलंगाना में राहुल 12 दिन रहे थे। दिल्ली में राहुल 2 दिन पैदल चले थे और पंजाब में 11 दिन तक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी। राहुल के शेड्यूल को देखने से लगता है कि तेलंगाना और पंजाब में राहुल ज्यादा जोर लगाएंगे, इसलिए केसीआर और केजरीवाल से दोस्ती नहीं, राहुल की दुश्मनी ही चलेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।